तो चलिए बजट की गुड न्यूज क्या आई है वो सबसे पहले आपको बता देते हैं। बजट में मिडिल क्लास को सबसे बड़ा तोहफा दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है कि नया कर विधेयक अब आसान हो जाएगा, यानी अब आपको कर देने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब 12 लाख तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 12.75 लाख की आय जो होगी उन लोगों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ये बहुत बड़ा ऐलान किया है मिडिल क्लास वाले, जो लगातार इस इंतजार में थे कि क्या हमें मिलने वाला है, इस क्या वित्त मंत्री की तरफ से सौगात मिलने वाली है। तो ये तोहफा वित्त मंत्री की तरफ से आप सबको 12 लाख तक की आय अगर आपकी है तो अब आपको कोई भी इनकम टैक्स उस पर नहीं देना होगा। यानी मिडिल क्लास के लिए ये इस वक्त की सबसे बड़ी गुड न्यूज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकलते ही आप सबके सामने रखते हैं। एक और चीज, इसके अलावा बहुत सारे ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि फोकस जो उन्होंने किया है वो किया है ज्ञान के ऊपर, जिसमें उन्होंने गरीब पर फोकस किया है, युवा के ऊपर फोकस किया है, अन्नदाता पर फोकस किया है, साथ ही नारी शक्ति पर भी फोकस किया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 12 लाख तक की आय वाले तमाम जो लोग हैं जो इस वर्ग में आते हैं उनको कोई भी टैक्स अब नहीं देना होगा। भारत को ग्लोबल हब बनाया जाएगा और गेस्ट भी आने शुरू हो गए हैं। सर आप आगे बैठ सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इन सभी के साथ, लेकिन उसी बीच आपको हाइलाइट्स लगातार हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। अगले 6 साल में मसूर, तुअर जैसी दालों का उत्पादन जो है सरकार ने ये कहा है कि इसको बढ़ाया जाएगा, इसका दायरा बढ़ा दिया जाएगा। टेक रिसर्च के लिए फेलोशिप दी जाएगी। देश में नए AI एक्सीलेंस सेंटर जो है वो भी सरकार की तरफ से बनाए जाएंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है उसको भी जोर दिया जाएगा। अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा, ये सरकार ने कहा है। बीमा क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी मिलेगी। अगले 5 साल में 6 क्षेत्रों में रिफॉर्म्स होंगे, उसमें सुधार किया जाएगा। एयर कार्गो के लिए भंडार को मंजूरी भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में दे दी है। लेकिन बजट में मिडिल क्लास को जिस चीज का इंतजार था वो आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, वो है 12 लाख तक की आय वालों को अब कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन से GST हटा दिया जाएगा। 16% कस्टम ड्यूटी जो है वो कम कर दी जाएगी, ये भी ऐलान हुआ है इस बार के बजट में। पेंशन उत्पादों के विकास पर जोर दिया जाएगा। मेडिकल सर्जिकल उपकरण जो है वो सस्ते होंगे। लिथियम आयरन बैटरी जो है वो भी सस्ती होगी। इसके अलावा LED LCD के दाम घट जाएंगे। लेदर जैकेट्स और जूते जो हैं वो भी सस्ते हो जाएंगे, कपड़े सस्ते हो जाएंगे। अब बजट में मिडिल क्लास वाले जो हैं वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये खबर उन्हीं के लिए है जो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा फोकस जो वित्त मंत्री ने किया, जो स्टार्टिंग उनकी थी वो थी कि वी वांट टू एक्सेलरेट ग्रोथ, अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स, अपराइज मिडिल क्लास, बूस्टिंग यूथ एंड फार्मा सेक्टर। और फार्मर्स को भी बूस्ट करने की कोशिश इस बजट में सरकार की तरफ से की गई है। और साथ ही ये कहा गया है कि हमारी इकोनॉमी जो है बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आने वाले कुछ सालों में हम इसके दायरे को और भी बढ़ता हुआ देखते हैं, ये कहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 10 साल में बहुमुखी विकास हुआ है, ये तस्वीर जो बदली है पिछले 10 सालों में, अगले आने वाले सालों में भी हमारा फोकस यही रहने वाला है कि विकास की रफ्तार को और बढ़ाया जाए, उसका दायरा और बढ़ाया जाए। इसके अलावा विकसित भारत, जिसका सपना हम कहते हैं कि विकसित भारत का सपना है 2047 का जो विजन है मोदी गवर्नमेंट का, उसको साकार किया जाएगा, उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। कृषि पर ध्यान दे रहे हैं। जन धान्य कृषि योजना की बात की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ग्रामीण युवा, ग्रामीण महिला, वंचित वर्ग को सहायता दी जाएगी, ये ऐलान हुए हैं बजट में इस बार के। मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर, जिस कंपटीशन की हम बात करते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड क्लास एथलीट्स जो है वो हमें मिले। और चलिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं, ये सभी हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि इस बार के बजट को ये सभी कैसे देखते हैं। सबसे पहले विवेक जी आपके पास ही आते हुए, चर्चा हम सुबह से कर रहे थे 9 बजे से लगातार करीब 8:30 बजे से। अब अगर मैं सबसे पहले आप सभी से पूछूं कि 10 में से कितने मार्क्स आप देना चाहेंगे, विवेक जी? देखिए, मैं 10 में से 9 देना चाहूँगा, क्योंकि जितना हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था खास करके इनकम टैक्स को लेके और भी ग्रोथ को लेके, उससे बेहतर जो है निर्मला सीतारमण जी ने किया है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है मिडिल क्लास की, वो होती है इनकम टैक्स स्लैब की। तो देखिए, एग्जेम्पशन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है और जो इनकम टैक्स जो स्लैब है वो भी चेंज कर दिया गया है। तो खास करके अगर आपकी इनकम, क्योंकि हम लोग जितना सोच रहे थे, हम 10 लाख सोच रहे थे, 12 लाख तक अगर आपके सालाना इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और
टेक्निकली बोला जाए तो 75% जो 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको हम अगर मान लें तो 12.75 लाख अगर आपका इनकम है पर ईयर तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। स्लैब जो चेंज किया गया है उसमें से भी आपको फायदा होगा। देखिए 0 से 4 लाख का नील, 4 लाख टू 8 लाख 5% और अप टू 24 लाख जो है आपका 30% तक, तो मीन्स 5% से 30% तक टैक्स लगेगा। अगर हम बात करें 12 लाख तक तो लगभग आपका 80,000 रुपए बचता है और अगर 25 लाख तक की आपकी इनकम है तो लगभग 1,10,000 जो है आपका हर साल बचता है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है आप जो है ये पैसा जो है इकोनॉमी में फिर से वापस जाएगा, ज्यादा परचेजिंग होगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी कंज्यूमर्स की और अल्टीमेटली इसका असर ये होगा कि हमारा जीडीपी पर भी फेवरेबल असर पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे खास करके एंटरप्रेन्योरशिप पर भी फोकस किया गया है। हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी हम ज्यादा कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स में भी राहत दे रहे हैं। तो जहां तक बात है कि रेवेन्यू जनरेशन का और एक्सपेंडिचर का, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट भी 4.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो ओवरऑल आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं विवेक जी? ओवरऑल मैं इस बजट को बहुत संतुलित देखता हूँ। बिल्कुल 10 में से 9 तो मिलना ही चाहिए। 10 में से 9 मिलना चाहिए। रवि आर कुमार जी भी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और मार्केट एक्सपर्ट हैं। सर आप इस बजट को कितने अंक देंगे और ओवरऑल अगर मैं पूछूं बजट को आप कैसे देखते हैं? संतुष्ट करने वाला है? आम लोग संतुष्ट होंगे इसको सुनकर? देखिए जो सबसे पहले बजट में अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो 10 में 10 है। अगर सरकार बोलेगी कि हम 1 करोड़ के इनकम पर भी कोई टैक्स लेने वाले नहीं है, फिर गवर्नमेंट कैसे चलेगी? ये मिडिल क्लास लोगों के लिए पहले हम लोग 2.5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 7 लाख और अभी 12 लाख पे टैक्स की छूट मिली, तो ये बहुत अच्छा बजट है एक मिडिल क्लास लोगों के लिए। प्लस बिहार में आपने सुना कि एयरपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और ग्रीन फील्ड बढ़ा रहे हैं, मखाना बोर्ड बना रहे हैं और जितना भी टूरिज्म है टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इससे अच्छा बजट क्या हो सकता है? और जहां तक इन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की कि इंश्योरेंस के क्षेत्र में हम लोग एफडीआई बढ़ाएंगे। जैसे ही एफडीआई बढ़ेगा वैसे ही बिजनेस तो बाय डिफॉल्ट किसी भी कंट्री का बिजनेस ग्रो करेगा। अब डेटा की बात करें, इन्होंने एक चीज और बोला, इन्होंने कस्टमर का स्पेंडिंग पावर बढ़ाया। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो डिजिटल माध्यम से आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट कार्ड लिंक्ड होगा और यू कैन एंजॉय। लेकिन मोटा मोटी अपने इकोनॉमी में पैसे सर्कुलेट करने की बात की जा रही है। जितना ज्यादा इकोनॉमी के अंदर पैसा सर्कुलेट होगा उतना अच्छा हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। तो मकसद यही है ना कि इकोनॉमी आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। मतलब देश में ही जो पैसा है इस सेक्टर से उस सेक्टर में हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से उठाएंगे। और एफडीआई को बढ़ावा दिया इन्होंने, एफडीआई को बढ़ावा दिया गया है ताकि फायदा जो है वो देश में ही रहे और जो भी मुनाफा हो वो भी हम सबको मिले। नीर जी आपकी कोई प्रतिक्रिया ओवरऑल इसको देखते हुए? प्रतिक्रिया बहुत अच्छा है। जैसे कि हमें लग रहा था कि दिल्ली में इलेक्शन और कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। तो अगर आप कहें तो मैं सीधे उसी पे आऊँ या कविता मैं आपके बीच में रखता हूँ जो मुझे लग रहा है? जो आपका पहला रिएक्शन है क्योंकि हमें पहले ही लग रहा था, हम सुबह से डिबेट कर रहे हैं, 5 तारीख को इलेक्शन है और इलेक्शन होने के कुछ ना कुछ असर नजर आएगा। तो मैं कविता आपके बीच में छोटी से रख देता हूँ, उसके बाद आप लोग डिबेट है जैसे आप आरंभ करेगा कि आपकी बजट विपक्ष पर हावी है। विपक्ष आप देखिएगा शुरू से उन्हें लगा था कुछ बढ़िया करने वाले, इसलिए शुरू से हल्ला चल रहा था कि आपकी बजट विपक्ष पर हावी है। दरअसल पूरा बजट ही चुनावी है। दरअसल पूरा बजट ही चुनावी है। रक्षा, शिक्षा, युवा सबका मान रखा गया, वोट बैंक का भी पूरा ध्यान रखा गया। किसानों को मजबूती दी और कपास किसानों को रफ्तार। योजना बन गई बोलने की फिर एक बार मोदी सरकार। बहुत बढ़िया। योजना बन गई बोलने की फिर एक बार मोदी सरकार। एमएसएमई योजना को बनाया जाएगा खास। अब नए वोटरों को लुभाने का शुरू होगा प्रयास। पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट में किया जाएगा निवेश, जिससे बदला जाएगा बेरोजगारी का पूरा परिवेश। हर तबके पर ध्यान, कमाल का बदला है भाव। अब की मेडिकल युवाओं सब पे खेला गया दाव। अब की मेडिकल युवाओं सब पर खेला गया दाव। आसान कहां है कि खुशियों का अंबार देखें, नेताओं के हाथों खुशियों का चमत्कार देखें। जब मिलने लगे उपहार सियासी बड़े चाव से, जब मिलने लगे उपहार सियासी बड़े चाव से, तो समझ लेना कि नेताओं को डर लगने लगा है चुनाव से। बहुत ही बढ़िया, बहुत उम्दा। और जो हम बात कर रहे थे नीर जी 9-10 बजे के आसपास की क्रीम साड़ी सब पर भारी, वो भारी पड़ती हुई दिख गई हमें। हाँ, वो क्रीम उन्होंने वो बड़ा चल रहा है कि शांति का प्रतीक है ये कलर और शांति का पैगाम ये लेकर आई है सबके लिए, उस पर खरी उतरी है। हाँ, और खरी इसलिए तो पूरा विपक्ष को उन्होंने बोल दिया कि चुप करके बैठे रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बोलेगा नहीं, क्योंकि जब मैं बोलूंगी तब आप सुनिएगा। तो हम सबने सुन लिया है, बजट हम सबके सामने है। अच्छा विवेक जी, एक और चीज, ये बड़ी चीज निकलकर सामने आई है, 36
लाइफ सेविंग मेडिसिन से जीएसटी हटाएंगे, 16% से कस्टम ड्यूटी हटेगी, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अभी हम लोग प्री बजट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। और मैं बोल रहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो खास करके जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उस पे या जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उस पे जो है कस्टम ड्यूटी घटेगी। तो देखिए बहुत सारे ड्रग्स हैं जिसमें 5% कर दिया गया है, तो जो मिनिमम एक जो रेट हो सकता है वो किया गया है और बिल्कुल मैं उससे जो है सहमत हूँ। अभी इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए अगर आपको, क्योंकि इस बजट का जो फोकस है ना वो 4 चीजों पे है, पुअर, यूथ, अन्नदाता और नारी शक्ति। और अगर आपके देश में विकास को इंजन को बढ़ावा देना है तो आपको 4 की सेक्टर है जिस पे फोकस किया गया है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। तो देखिए अभी हम लोग इसके पहले जस्ट 1 मिनट लूंगा, अभी बात कर रहे थे कि हमारा टूरिज्म सेक्टर पे हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए टूरिज्म सेक्टर को तो बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया गया और इसमें ऐसे 20,000 करोड़ रुपए जो है इनोवेशन प्रमोशन के लिए भी हमने रखा है। और खास करके निर्मला सीतारमण जी ने एक बात कही है कि इस बार हमको मेडिकल टूरिज्म पर भी ज्यादा फोकस किया गया है। मुझे लगता है ये बहुत सकारात्मक है। रवि जी, ये आप अग्री करेंगे कि 4 सेक्टर जो है नाम लिए हैं? विवेक जी, आपने बोला एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इसके अलावा 2 सेक्टर और आपने नाम लिए हैं। हाँ, ये चारों सेक्टर्स जो हैं, इस पे बजट जो है खरा उतरा है। देखिए सबसे बड़ी बात तो हम किसी राजनीतिक पार्टी से तो है नहीं, इकोनॉमिक्स की बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इकोनॉमिक्स की जहां तक बातें आती है तो इन्होंने कहा कि देश के लिए क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो अगर कोई परिवार परेशान कब होता है, जब या तो बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़े या तो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो उन्होंने उसको कस्टम ड्यूटी से फ्री किया। इसमें और एक बातें आई, इन्होंने स्कूल्स को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने की बातें की। कितने नंबर ऑफ स्कूल्स होंगे ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन से स्कूल जुड़ेंगे डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के फील्ड में बच्चों का माइंड विकसित होगा, हमारे देश में और भी हुनर हम लोग बने। देखिए ये बजट में अगर मैं ऐसा बोलूं कि नहीं इसमें तो झंडा गाड़ना है कि मैं विपक्ष में खड़ा हूं या पक्ष में खड़ा हूं, तो एक इनकम टैक्स का स्लैब ही सारे मुद्दों को ध्वस्त कर दे। जैसे इन्होंने कहा कि चुनावी बजट है, जो भी रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता का फायदा हुआ है। और हाँ, ये क्रीम कलर की साड़ी सब पे भारी डेफिनेटली आज है ही जी। अच्छा, हम महिलाओं के लिए क्या फायदा देखते हैं सर आप? देखिए घर में पैसा बचेगा तो महिलाओं के लिए फायदा है ना, सेविंग होगी है ना? सेविंग। देखिए पिछले चुनाव में इन्होंने दीदी के लिए बहुत कुछ दिया था, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक इसमें अभी तक तो कुछ ऐसा डिक्लेयर हुआ नहीं। और अगर कुछ होता है, लेकिन जब घर देखिए एक परिवार, देखिए एक व्यापारी जो 1 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर कमाते हैं, उनका इनकम का स्लैब आप रखिए 42%, 30% प्लस आप सर्च चार्ज रखिए चलेगा। लेकिन एक आदमी जो कि 10,000, 50 और 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसको लगता है कि एट द एंड हमें 30% गवर्नमेंट को देना है। ये डर हमारे दिमाग से खत्म हो गया। मतलब अगर हमारी सैलरी 1 लाख रुपए तक है या हम बचाते हैं 1 लाख रुपए तक, तो हमें किसी को देना नहीं है। आराम से घर में रखिए, उस पैसे से आप डेवलपमेंट रखिए, कंप्लायंसेस कम होंगे, लोगों पे प्रॉब्लम को कम होगा और बहुत तरह की चीजें बढ़ेगी। क्योंकि देखिए देश बढ़ता है हमेशा मास से, क्लास से, क्योंकि मास का स्पेंडिंग पावर जब बढ़ेगा तभी डिमांड और सप्लाई का चक्र बड़े अच्छे से चलेगा। हाँ विवेक जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, बिहार जाहिर से बात है आधी आबादी है नारी शक्ति की, और इस बजट में स्पेसिफिकली कहा गया है कि 2 करोड़ तक का उनको जो टर्म लोन है वो खास करके अगर आप कोई नया व्यवसाय महिलाएं शुरू कर रहे हैं या CST या महिलाएं कर रहे हैं तो उनको जो है मिलेगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक कदम है। दूसरा, अभी हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे थे तो 50,000 अलग टिंकलिंग लैब्स जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इससे जो है साइंटिफिक टेम्पर की जो है डेवलपमेंट होगा। और एक बच्चों के लिए और क्या किया गया है कि हमारे जो मेडिकल जो सीट्स हैं वो आने वाले 5 सालों में लगभग जो है 75,000 नई सीटें जो है लाने का प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम बजट को देखें तो बेहद संतुलित है। जहां पे हम जो है फोकस किया गया है हर वर्ग के लोगों को फायदा देने के लिए, वहीं पे फोकस किया गया कैसे देश जो है ग्रोथ के पथ पे आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि विकास का जो हमारा सपना है, विकसित भारत बनाने का सपना 2047, इसको सच करके दिखाना है, इसको हकीकत में बदलना है। विवेक जी, एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस कर लेते हैं। आपको लगता है कि किसान जो है खुश होंगे इन ऐलानों से? जी देखिए, किसानों को मेरे ख्याल से जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें जो है जो रकम है उनको मिल रही है किसान क्रेडिट कार्ड का, उसके दायरे को बढ़ाया गया है। 10 लाख न्यू क्रेडिट कार्ड दो दिए जाएंगे और उसमें जो है उसका जो है लिमिट को भी बढ़ाया गया है। तो मुझे लगता है कि किसानों के बारे में भी सोचा गया है और पल्सेस का प्रोडक्शन के लिए भी न्यू सरकारी स्कीम लेके आई है। तो ये जो है किसानों के लिए है। तो जाहिर सी बात है अन्नदाता एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसपे कि इस सरकार ने फोकस किया है।
रवि जी एक और चीज देखिए, ऐलान, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं रवि देखिए जी? मैं एक बहुत अच्छी बात बोलना चाहूंगा। देखिए पक्ष और विपक्ष की बातों को छोड़ के हम देश के डेवलपमेंट की बातें अगर सोचें तो भारत जो है भारत को हम अमेरिका की तुलना में नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और जितने बड़े पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। अब हर के लिए हर सुविधा तो दे नहीं सकते। जी आपका कुछ प्रश्न था? जी ठीक है, नीर जी आप लगातार कुछ लिखते जा रहे हैं तो सुनना चाहूंगी जरा। मैं बिल्कुल मैं अभी बात चल रही है कि इलेक्ट्रो जो हेल्थ में लेकर जो उनके इलेक्ट्रॉनिक वो कुछ हैं उपकरण वो सस्ते होंगे, दवाइयां सस्ती होंगी, लेकिन यहाँ पर बात है कि एम्स तो खुल रहे हैं कई सारे, लेकिन उन एम्स के अंदर एक समस्या देखी जा रही है, क्योंकि ये जो दवाइयां लिख कर देंगे जो सस्ती हो रही हैं, ये एआई तो लिख के नहीं देंगे। मशीन चलाने के लिए वहां पर जो व्यवस्था है उसको एक वो चीज चाहिए होगी जो उनको चलाने वाला प्रॉपर एक एम्स की जो एक व्यवस्था देखी जा रही है। मैं गोरखपुर से आता हूं क्योंकि एम्स वहां पर खुल गया है बहुत अच्छे स्तर पर, लेकिन एक समस्या जो देखी जा रही है मैं उस पर आपको 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि आपको राहत हर बार नहीं आपका मौन देगा, आपको राहत हर बार नहीं आपका मौन देगा, ब्याज इतना गरीब को कौन लोन देगा, एम्स बनाकर सीना फुला तो रहे हो आप पर, ये तो बताओ उनमें बेहतर डॉक्टर कौन देगा। एम्स में डॉक्टर्स ही नहीं है, ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, बड़ी बीमारियों पे वो बाहर लिख देते हैं। चीज तो एम्स बन रहे हैं, दवाइयां सस्ती हो रही हैं, मशीनें आ रही हैं, लेकिन उनको प्रॉपर डॉक्टर्स जो चाहिए, ट्रेनी डॉक्टर्स काम करेंगे तो कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों को आराम मिलेगा। ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए मुझे लगता है। बिल्कुल सही कहा विवेक जी। हाँ मेडिकल फील्ड में भी बहुत प्रयास किया गया है, और अगर आप देखिए मेडिकल कॉलेज जो है नंबर उनका डबल हो गया है, नंबर ऑफ सीट्स लाखों बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है कमी थी, क्योंकि एक देखिए भारत जैसा देश जहाँ पे इतनी ज्यादा आबादी है, वहां पे अगर आप देखिए तो लाखों में एक डॉक्टर आपको मिलेंगे। हालांकि हम यूएसए और अदर कंट्रीज से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार जितना कर सकती है, देखिए एक होता है कि सरकार कर रही है, दूसरा होता है सरकार करते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे दिख रहा है आप मेडिकल कॉलेजेस के नंबर बढ़ रहे हैं, वहां पे प्रोफेसर बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के सीट बढ़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है आया जो एम्स हैं वो सब एम्स दिल्ली तो नहीं हो सकता है। तो जैसे एम्स दिल्ली के जैसे ही बन रहे हैं और वहां पर भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कहीं पे समस्या हो सकती है तो उसको जो है सुधारने की पूरी कोशिश तो किया जा रहा है, क्योंकि आपको देखें तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं, मेडिकल सीट्स भी बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं। हम भी सुधारने के लिए ही बोल रहे हैं। देखिए ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए विवेक जी और रवि जी, आप दोनों में से कोई जवाब दे सकता है कि 1275 तक की जो सैलरी है, 1275 लाख तक की जो सैलरी है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जिसकी 13 लाख है वो किस कैटेगरी में पहुंचा? देखिए इसमें अगर आप देखिए तो जो क्या कैलकुलेशन बैठेगा इसमें? देखिए जो स्लैब दिया गया है वो 12 लाख तक का जो है आपको छूट दिया गया, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि अदर देन कैपिटल गेन्स, इन केस अगर कैपिटल गेन्स उसमें इंक्लूडेड है इसको सर आप अगर सिंप्लीफाई कर सकें तो देखिए मोटा तौर पे हम बोल सकते हैं कि 12 लाख तक की अगर आपकी सैलरी है और उसमें कोई कैपिटल गेन इंक्लूड नहीं है तो आपको जो है फायदा मिलेगा, लेकिन 12 लाख से 13 लाख जो है जब आपकी सैलरी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका एक रेट दिया गया है और वो जो है लगभग 12 से 16 लाख में 15% का आपको जो है टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है रवि जी। देखिए इसमें जो है ना फाइनली 12 लाख तक की सैलरी है, हाउ मच मनी दे आर सेविंग आफ्टर बेसिक एक्सपेंसेस, इस पे टैक्स कैलकुलेशन होगा। प्लस ये थोड़ी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मिडिल क्लास से आता हूँ, मेरा रिवेन्यू ही 12 लाख रुपए का है और मेरे पास सेविंग 5 लाख रुपए का, तो मैं थोड़ी उसमें 12 लाख पे या 15 लाख पे मैं दूंगा। हाउ मच आफ्टर मीन्स बच्चों के एजुकेशन पे और करने कितना हम हाउ मच मनी वी आर एबल टू सेव, घर के हाउस होल्ड जी हाउस होल्ड। अच्छा देखिए एक बहुत बड़ी बात है जैसे कि मैं मार्केट पे बड़ी पैनी नजर रखा हूँ, 2008 से मैं मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड करता हूँ, तो इसमें जो छोटे ट्रेडर्स हैं जो सोचते थे कि अच्छा टुडे आई एम मेकिंग 1 लाख रुपीज और मैं बचाऊंगा कितना, वो सोचते थे 30% सरकार को चला जाएगा। अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या हो गया, 10 लाख तक को बनाते हैं, वो ये सोचेंगे कि उसमें कैपिटल डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, लेकिन ट्रेडर्स के लिए और एक मार्केट के लिए भी बहुत अच्छी खबर ये होने वाली है। और बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आज बाजार अप एंड डाउन है, कि आज बाजार का दिन नहीं है, कि आज बाजार हमने ओपन जरूर किया, बाजार का आज दिन नहीं, आज ना तो सेंसेक्स और ना निफ्टी का दिन है, क्योंकि आज ग्लोबल मार्केट बंद है, तो इसका बाजार पे बहुत अच्छा
असर रहेगा और ये आपको ट्यूसडे से देखने को मिलेगा। अच्छा गुप्ता जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, टैक्स का पर्पज ही होता है कि अनइक्वालिटी को दूर करना। तो देखिए, अगर मेरी सैलरी मान लीजिए 12 लाख रुपए है, तो जाहिर सी बात है हर महीने में 1 लाख कमा रहा हूं, तो अगर आपकी इतनी सैलरी, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है और वित्त मंत्री जी ने इस बात को समझा है। लेकिन जब आपकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, तो आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं कि आप थोड़ा टैक्स सरकार को देश के विकास के लिए दें, और उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है। अच्छा सर, ये ना कंफ्यूजन, ये दुविधा जो है इसी स्लैब को लेकर, 1275 की स्लैब को लेकर, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, लोगों को समझाते हैं। अब तक जो समझ में आ रहा है कि 12 लाख की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। अगर आप सैलरीड क्लास है, आप 12-75 लाख तक कमाते हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे ऊपर अगर इनकम बढ़ जाती है तो फिर क्या होगा? वो टैक्स रिजीम अगर आप सिंप्लीफाई कर सके और समझा सके। देखिए, आपसे पूछ रहे हैं, आप दोनों ही बता सकते हैं। जी जी। देखिए, सिंपल अभी तक तो जो हमने मोटा जो समझा है, तो उसमें जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन क्योंकि 75,000 रुपए का है और 12 लाख का सीधा जो है, इसलिए 12.75 लाख तक का अगर आपका इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, अगर आपका इससे ऊपर का है तो आपका जो फिर टैक्स स्लैब है वो एप्लीकेबल होगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इसके ऊपर हमें कितना टैक्स देना होगा सर, अगर हम 13 लाख वाली स्लैब में चले जाते हैं? तो जाहिर सी बात है, जो अप टू 4 लाख तो कुछ नील है। उसके बाद 4 to 8 लाख 5%, फिर 8 to 12 लाख 10% और 12 to 16 लाख 15% के हिसाब से आपको फिर देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मिडिल क्लास को खुश होने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। 12 लाख तक की सैलरी बहुत होती है मेरे ख्याल से, खास करके अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं, तो अगर इसके ऊपर है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा और आप उसके हकदार भी हैं। तो मतलब अगर 12.75 से 13 लाख तक आपकी सैलरी होगी तो आपको नुकसान होने वाला है। जी, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना देखिए, ऑफिशियली अगर देखा जाए हमारे देश में जो हमारे जितने व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, लाइक जो, तो इनकी सैलरी तो 10 लाख 20 लाख पर मंथ का है नहीं। एवरेज जो सैलरी आता है 12 लाख रुपए पर ईयर के, तो ये बेसिकली बिजनेसमैन तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो ये सैलरी पर्सनल के लिए इससे अच्छा बजट। एक बात मैं बताता हूँ आपको कि उसी पैसे में आप अपने बच्चों के एजुकेशन पे भी ले सकते हैं क्लेम कि इतना मैंने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च किया, इतना मैंने हाउस होल्ड पे खर्च किया, इतना मैंने रेंट पे खर्च किया। और इसमें एक चीज और है, आगे जाके टीडीएस और टीसीएस पे भी तो छूट मिल रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली छूट तो आपको ही मिलने वाला है। गुप्ता जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी जो इकोनॉमिक जो सर्वे आया है उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखिए, अगर आप देखें तो लगभग 10.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और उसमें से लगभग 2.5 करोड़ ही लोग हैं जो कि एक्चुअल में इनकम टैक्स को पे कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी लिमिट जो है बढ़ गई, एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ गई है, तो अभी मुझे लगता है कि इसमें भी और कमी आने की संभावना है। और वित्त मंत्री जी ने कहा भी उनको लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो है नुकसान होगा। बिल्कुल, अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आएगा, उसमें भी तो कुछ संभावनाएं हमें दिखाई देंगी। मुझे लगता है कि इसमें नुकसान नहीं होगा, देश का फायदा होगा। अच्छा, कैसे? कारण मैं बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो कि 5 लाख 10 लाख महीना कमाना शुरू कर, सॉरी 10 लाख 15 लाख एक साल में बचाना शुरू करते हैं, वो कहते हैं एक काम करते हैं, हम दुबई में जाके रहते हैं और दुबई में हमें टैक्स नहीं मिलेगा। तो इससे एक छोटे बहुत जो सूक्ष्म स्तर के जो लोग अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जो टैक्स के वजह से, कंप्लायंसेस की वजह से सोचते थे कि मैं अपना स्टार्टअप बाहर के कंट्री में करूंगा, सिंगापुर में टैक्स कम है, दुबई में टैक्स नहीं है, वो यहाँ पे बढ़ेगा। इससे हम जो बैंक में पैसा रखने से डरते थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैंक में हमारा पैसा रहेगा, कितना पैसा है, हमें कोई टैक्स इतने पैसे देना नहीं है। तो जब हमारा कैश रिजर्व बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। ये इनडायरेक्ट बेनिफिट टू द गवर्नमेंट है, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। क्योंकि पहले हम सोचते थे अच्छा 4 लाख रुपए अगर अकाउंट में रहेगा तो सरकार उस पर टैक्स लगा देगी। अब तो बिना डर के 10 लाख रुपए अकाउंट में है, अच्छा इस साल 10 लाख कमाया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें एक माइग्रेशन और एक जो स्टार्टअप्स का जो आइडियाज है छोटे का, वो देश के लिए रोकेगा। तो ये अगर दूरदर्शिता वाली सोच है तो बहुत अच्छा कदम है ये। तो स्टार्टअप्स की बात आपने की है, स्टार्टअप्स के लिए तो ऐलान किया ही है सरकार ने, ऋण गारंटी में बढ़ोतरी होगी और 10,000 करोड़ का फंड जो है वो एलोकेट किया जाएगा। विवेक जी जी, देखिए स्टार्टअप को प्रमोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आपको डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आपको एमएसएमई के साथ साथ जो न्यू स्टार्टअप है उनको जो है आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आगे बढ़ाने के लिए एक ही चीज आप कर सकते हैं, और वो है कि उनको आप ज्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करिए, और दूसरा उनको जो है आप लोन प्रोवाइड करिए। तो सरकार ने इस दिशा में काफी प्रयास किया है और एक फंड भी बना दिया है 10,000 करोड़ का। जाहिर सी बात है इसमें जो है इनोवेशन भी शामिल होगा, उस पर भी सरकार फोकस कर रही है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है खास करके न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कि फंड की
उनकी प्रॉब्लम होती है और उनको टेक्निकलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक तरफ से उनको फायदा करेगा, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उनको फायदा करेगा, और दूसरा उनको जो है आसान शर्तों पे उनको क्रेडिट मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इससे बड़ा बूस्ट नहीं मिल सकता है। ठीक है। और रही बात जो बात हो रही थी कि हम जो है नुकसान फायदे की, देखिए अगर आपने टैक्स के एग्जम्पशन के लिमिट को बढ़ा दिया है तो जाहिर सी बात है आपके जो कोष आपका है, जो आपका जो रेवेन्यू है उतने लाख से कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो पैसा जो है वो इकोनॉमी में फिर जाएगा और अल्टीमेटली परचेजिंग पावर बढ़ने से आपकी इकोनॉमी को उससे फायदा ही होगा। लेकिन डायरेक्टली आपके कोष में जो है रेवेन्यू कम हो जाएगा, पैसा जो है सर्कुलेट होगा यहीं पे, है ना? सिर्फ आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट देखिए जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो जीएसटी भी बढ़ेगा। एक चीज आपने गौर नहीं किया, जब जीएसटी कलेक्शन जब ज्यादा होगा तो पैसा जब सर्कुलेट करे, कि पैसा बैंक में रखने से पैसा नहीं बढ़ता है, जितना पैसा सर्कुलेट करेगा उससे पैसा जितनी बार सर्कुलेट हो रहा है उतनी बार उसमें जीएसटी इम्प्लांट हो रहा है, जीएसटी उस पर लग रहा है। तो मल्टीपल जगह पे गवर्नमेंट इनडायरेक्ट कमा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप जो पैसा रखते थे बचाते थे, हम आपको बचाने का मौका याद दे रहे हैं, आप पैसा खर्च कीजिए, स्पेंडिंग पावर बढ़ाइए। मीन्स इनकम टैक्स स्लैब। देखिए आज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यूएई का। यूएई ने क्या कहा कि आप खर्चा करें, हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, हम सिर्फ आपसे 5% वैट लेंगे। 5% वैट से इकोनॉमी यहां से यहां बढ़ गई। डायरेक्ट टैक्स हमें दिखा नहीं कि डायरेक्ट टैक्स कुछ इनकम टैक्स है पर्सनल इंडिविजुअल्स को, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स 5% से पूरी इकोनॉमी चल रही है। एग्जैक्टली ये 100 सुनार की एक लोहार की, इनडायरेक्ट वाला एक बहुत अच्छा सा एक इसको समझने की जरूरत है, इकोनॉमी को समझने की जरूरत है। अगर मैं सोचूंगा पहले डरूंगा, अच्छा इतना पैसा रहेगा, इतना खर्च करूंगा, अगर ये मेरे घर में ये मेरा एसेट बना तो इसको गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कोई टेंशन नहीं, 15 लाख तक है ना, 10 लाख तक है ना, मैं खुल के खर्च करूंगा। लेकिन इनडायरेक्टली आई एम पेइंग 18% जीएसटी टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल। हम अच्छे से एंजॉय करेंगे, हम अच्छे से हवाई यात्रा करेंगे, तो ये सब पैसा घूम तो रहा है देश में ना। मतलब देश के पैसे को देश में रोकने की एक अच्छी नीति है, अच्छी नीति है। और नियत और नियति दोनों अच्छी हैं, इस मतलब ये कोशिश की गई है। नहीं, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही आज। पहले हुआ करता था भारतीय दंड संहिता, अब वो होता है भारतीय न्याय संहिता। तो शब्दों के हेरफेर से, देखिए नुक्ता के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाता है। शब्दों का हेरफेर कितने अच्छे से आप करते हैं जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। शब्दों को कितने अच्छे तरीके से आप रख पाते हैं, ये है। देखिए कोई भी गवर्नमेंट बैठे हुए नहीं चाहती कि हम जनता का पूरा खून निकाल लें। हालांकि टैक्स हमें भी देना पड़ता है, हमें भी दर्द होता है, लेकिन अगर हम नहीं देंगे, जो कैपेबल है वो टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा। लेकिन इसमें एक चीज है कि जो छोटे लोग काम, देखिए एक बहुत अच्छी बात है, इससे स्टार्टअप कैसे बढ़ेगा। स्टार्टअप्स में कोई भी एक फाउंडर पर ईयर शुरुआती दौर में वो लोन पे होता है, वो फंडिंग पे होता है, तो वो सोचता है कि हम पहले किसी तरह पैसे बचाएं। अब वो कमा रहा है 10 लाख में, सोच रहा है 30% हम सरकार को पे करें। यहाँ पे एक फाउंडर के दिमाग में नहीं रहेगा कि हम पहले सरकार को दें। जब एक फाउंडर या जब स्टार्टअप्स जब खुश रहेंगे, जब उनका टैक्स स्लैब लिमिट आपने बढ़ा दिया, तो फोकस करेंगे ग्रोथ पे। और वो जो ग्रोथ पे फोकस करेंगे, जैसे कि आज के डेट में हम किसी एम्प्लॉय को रखते हैं, हम बोलते थे कि आपकी सैलरी अगर मैं 10 लाख रुपए देता हूं तो 10 लाख की सैलरी में कहते थे सर 30% टैक्स कट जाएगा। अब ये क्वेश्चन उनके दिमाग से बाहर रहेगा ना, हम कहेंगे 12 लाख सैलरी में तुम्हारा टैक्स नहीं कट रहा है। तो ये हमारा एक बिजनेसमैन के लिए भी एक अच्छा है कि एम्प्लॉय जब कैलकुलेशन लगाता है कि इतना मैं डायरेक्ट टैक्स, इतना इनडायरेक्ट टैक्स सब कुछ कटेगा, तो हमारे लिए भी एक बेनिफिशियल है। बिल्कुल। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं कि सरकार इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत सारी चीजों पर फोकस करने जा रही है। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, 2-3 चीजें ऐड करती हूँ कि बिहार में फूड टेक संस्थान खुलेगा, ये ऐलान हुआ है। गांव के स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। शहरी गरीबों की आय बढ़ाने पर जोर देगी सरकार इस बार। शहरों को ग्रोथ हब बनाया जाएगा। ये तमाम चीजें भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड होंगी, विवेक जी? जी देखिए, एक बार क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हैं जी। इन्वेस्टमेंट की जिस लिहाज से हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी पॉइंटर्स इस बार बजट में दिए गए हैं कि यहां पर इन्वेस्टमेंट होगा, सरकार का यहां पर जोर रहेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कितना बड़ा कदम है? देखिए इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट तो आपको चाहिए। और जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जहाँ पे 74% को 100% कर दिया गया है, तो इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए आज दुनिया के जितने भी देश हैं वो अगर उनके प्रगति कर रहे हैं और खास करके डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो सबसे बड़ा रोल होता है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हो या फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हो। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ काम जो बेशक जो
जो शर्तें हैं उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे आपके यहाँ करप्शन कम होना चाहिए, आपके यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, आपके यहाँ पे उनको लगना चाहिए कि हाँ वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेफ्टी की और सिक्योरिटी की भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इन मोर्चों पे सरकार जो है काम कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्री की तरफ से हो वो ज्यादा होगा और जाहिर सी बात है एक बेस बनेगा अच्छा हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। रवि जी, सुबह ना हम एक्चुअली जब चर्चा कर रहे थे तो हमने एक वर्ड यूज किया था, स्किल ट्रेनिंग कहें / स्किल डेवलपमेंट कहें, उस पर भी जोर रहने वाला है, उस पर भी फोकस रहने वाला है सरकार का। तो ये किस तरह से विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएगा? देखिए, जब हमारे देश में स्किल्ड वर्कर ही नहीं होंगे तो आज एक स्किल्ड का मतलब ये नहीं कि हमें एक अनपढ़ लोगों को एक करघा कपड़ा बुनना सिखा दिए या मशीन चलाना सिखा। वो स्किल का मतलब कुछ भी हो सकता है। स्किल्स का मतलब ये है कि किसी भी फील्ड के कोई भी एक्सपर्ट्स जिनके पास अच्छा स्किल्स है वो स्किल डेवलपमेंट के अंदर आ सकता है जी। अब जहां तक बात की जाए कि अगर हमें सही रेट पे अच्छे स्किल्स लेबर यही मिल जाएंगे और एक इसमें बहुत अच्छी बात है, जैसे कि इस गवर्नमेंट का एक इन्होंने कहा कि 24 लाख के इनकम के बाद ही आपको 30% टैक्स देना है। तो 24 लाख के इनकम के बाद अगर 30% टैक्स देना है तो आपको मतलब स्किल्ड लेबर अगर शुरू किया या स्किल्ड वर्कर शुरू किया तो धीरे धीरे तो अपने स्किल्स को आगे बढ़ाएगा ना। तो मतलब सब लोग ट्रेनिंग से हम पैसे दे रहे हैं, हम ईपीआई क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, हमने कुछ जोन बनाए, हमने मखाना बोर्ड बनाया, एयरपोर्ट्स हमने बनाए, तो डेफिनेटली स्किल वर्कर की जरूरत पूरे भारत में पड़ेगी। तो ये तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, अब बजट तो आ गया है, अब आम लोगों के रिएक्शंस क्या हैं वो जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंच गए हैं मनीष दिल्ली से। मनीष, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, आम लोग खुश हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्री बजट भी हम तमाम रिएक्शंस कर रहे थे, लोगों की उम्मीदें पूछ रहे थे और उम्मीदों में सबसे बड़ा मसला यही था कि भाई टैक्स स्लैब में छूट दे दी जाए, जो कि आज दे दी गई है। तमाम लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, आप सर्विस क्लास लोग हैं आप लोग। पहले जो टैक्स की सीमा 7 लाख रुपए तक थी उसको 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है। थोड़ी राहत महसूस हो रही है? सर थोड़ी नहीं, बहुत राहत मिलेगी। अब इससे क्या होगा, हमारा डिस्पोजल इनकम भी बढ़ेगी और इकोनॉमी में भी बेनिफिट मिलेगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। और जो हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास के एम्प्लॉय हैं जो काम करने वाले 6 लाख 7 लाख 8 लाख वाले, उनको काफ़ी राहत मिलेगी इस चीज़ से। राहत मिलेगी इससे? हाँ बिल्कुल राहत मिलेगी, क्योंकि सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर पाएगा। लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग ये खुशी का माहौल है। अगर 12 लाख तक टैक्स सेविंग जो बच रही है तो सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फिर अपने पे बेनिफिट को दिखा पाएगा। कहते हैं इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि रुपया घूमता रहे, तो अब जब आपकी क्या खर्चे की कैपेसिटी भी बढ़ेगी थोड़ी बहुत? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। इससे तो जब सेविंग करेंगे तो खर्चे की कैपेसिटी बढ़ेगी और कुछ हम खर्चा जो हमारे एक्सपेंसेस होते थे उस हिसाब से हमारे एक्सपेंसेस अगर हम उसको उतना ही रखेंगे लेकिन हमारी उससे ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग हो पाएगी। जब अब खर्चा बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ग्रो डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है। जब ग्रो बढ़ेगा तो सेविंग जो हमारा 12 लाख तक जो बच रहा है तो उससे बेनिफिट ही है हमारा। तो अच्छा, कई सारे जो दूसरे फैक्टर्स थे, लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्या टैक्स स्लैब में बदलाव महंगाई पर थोड़ा बहुत असर डालेगी? मतलब जो आपका खर्चा है थोड़ा बहुत क्या कम हो जाएगा उससे? हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा सर। हमारे पास पॉकेट में पैसा बचेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो उससे बेनिफिट मिलेगा ना, रिलीफ तो मिलेगा कुछ ना कुछ तो नॉर्मल इंसान को। थोड़ा रिलीफ है जो महंगाई थी उससे, मतलब कम से कम आपकी जेब में कुछ बचेगा? हाँ बचेगा तो है, ऑब्वियसली बचेगा। अगर हमारा जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से। मनीष, इनको जरा पूछिए इनकी उम्मीदें क्या थी, इनको क्या चाहिए था, जो इनको चाहिए था वो मिला है या नहीं मिला है? रिलीफ मिलेगा, हम उस हिसाब से फिर अपने मनी को सर्कुलेट कर सकते हैं मार्केट में। हमारे एंकर पूछ रही हैं आपसे कि आपको बजट से क्या उम्मीदें थी, जो सोच रखा था वो मिला या नहीं मिला? हाँ बजट से तो यही अपना जो सैलरीड क्लास लोगों को तो यही एक था कि टैक्स स्लैब वाला क्या है, क्योंकि इस बार बोला भी गया था इस बार कुछ रिलीफ मिल सकता है, तो जो मिल रहा है अब देख रहे हैं कि वो आ रहा है। यही उम्मीद थी या कुछ और सपने सजा रखे थे आपने? नहीं, सपने तो फिर कुछ भी हो सकते हैं लेकिन जो भी है अभी फिलहाल अगर मौजूदा सिनेरियो देखें तो ठीक है। आगे फिर जो होगा कैबिनेट मंत्री वो देखेंगे अपना क्या करना है, बाकी फाइनेंस मिनिस्टर मैम। देखिए थोड़ी राहत तो लोग महसूस कर रहे हैं। हाँ। सैलरी क्लास जो आदमी है वो ये कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत अगर टैक्स में बदलाव होगा तो उससे बड़ी राहत मिलेगी और वो बदलाव मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
बजट के कुछ दिन पहले से ऐसा माहौल बनना शुरू हो गया था कि इस बार कम से कम जो टैक्स स्लैब में बदलाव है वो जरूर होगा, और वो वहां आज हकीकत की जमीन लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आम लोग खुश हैं, खासकर जो सैलरीड क्लास है वो बहुत खुश है। सैलरीड क्लास की जिसकी हम लगातार रवि जी बात कर रहे हैं कि चांदी हो गई है, तो सैलरीड क्लास के रिएक्शंस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं, हम ठीक है भैया हमारा हो गया, अब अपना देख लो। अच्छा, एक और चीज, लगातार सवाल आ रहे थे, 2-3 लोगों के अभी लाइव शो में सवाल आ गए हैं, मैडम हम तो सोच के बैठे थे कि अपना सपना, घर का सपना सच होगा, ऐसा तो कुछ ऐलान हुआ नहीं है। रवि जी, घर का सपना कैसे डायरेक्ट रूप से आप ऐलान करना चाहते हैं या इनडायरेक्ट रूप से? सबसे बड़ी बात है कि जैसे पता है कि अगर आप एक मिडिल क्लास अगर होम लोन लेते हैं तो 2 लाख तक के ब्याज पे आपको पहले ही छूट मिलता था अफोर्डेबल हाउसिंग के तरीके से। लेकिन एक बात समझिए कि अगर पैसा बचा तो पैसा हमारे पास बचा, पैसा किसी और के पास नहीं गया। तो इस बचे हुए पैसे को या सरकार हमें घर बना के थोड़ी देगी। आप कहेंगे बिल्डर चोर है, इसमें ये प्रॉब्लम है, एक पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है ना, हम इस पैसे को एक अच्छा घर बनाने में लगाएंगे। कितना बचा लेंगे सर, कितना आप बचाइए? देखिए फिर तो या तो बचा लीजिए या तो अपने आप को मिडिल क्लास कहना बंद कर दीजिए कि मैं तो अपर में हूँ, मैं तो बिल्कुल 42.73, मैं तो 30% प्लस 25% का सेल चार्ज पे टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। तो ये देखिए, एक बात इनडायरेक्टली एक बात मैं कहूंगा आपसे कि इस बजट से अगर सबसे ज्यादा खुश हूं तो कोई मेरे से वो लोग जिनके पास 10, 20, 50, 100 लोग काम करते हैं। कारण कि आज के डेट में अगर हमारे एचआर अगर नेगोशिएशन करते हैं किसी, तो पहला नेगोशिएशन होता है कि मैडम इतना सैलरी दे रहे हो, इतना टैक्स कट जाएगा, इतना ये कट जाएगा, ये प्रॉब्लम होगा। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उतने ही पैसे में उससे अच्छे मैन पावर्स को ला पाऊंगा। देखिए ये चीजें निर्मला सीतारमण जी को भी उनको भी क्लियर दिख रहा था कि देश में महंगाई बढ़ रही है, मतलब सब कुछ महंगा हो रहा है। तो महंगा हो रहा है तो अब आज की डेट में भी 1 लाख रुपए में दिल्ली ऐसे शहर में फैमिली को बड़े अच्छे से रखा जा सकता है। और अब खर्च का कोई सीमा नहीं, खर्च का तो आप 500 करोड़ खर्च के उसका कोई सीमा नहीं है। तो सबसे ज्यादा खुश हमारे ऐसे लोग की जो मतलब 1.5 लाख रुपए में हमारा नेगोशिएशन खत्म होता था, अभी उस व्यापारी के लिए अच्छा मैन पावर 70,000, 80,000, 90,000 हम उनको कह सकते हैं टैक्स स्लैब तुम्हारा नहीं है, अगर इससे ज्यादा सैलरी बढ़ाऊंगा तुम्हारा टैक्स स्लैब 15% का लग जाएगा। तो हम उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लैकमेलिंग करके अपना पैसा बचा सकते हैं। ठीक है नीर जी, काफी देर से आप कुछ लिख रहे थे, तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया सा ऐलान हुआ है कि मोबाइल भी सस्ते, बैटरी भी सस्ती। ये देखो, सब कह रहे थे कि युवाओं को रोजगार और युवाओं के लिए क्या किया सरकार ने। तो निर्मला सीतारमण जी का मेन फोकस युवाओं के ऊपर था। उन्हें पता है कि 14 फरवरी आ रही है, वैलेंटाइन डे आ रहा है। तो उन्होंने मोबाइल भी सस्ते कर दिए और बैटरी भी सस्ती कर दी। यानी आप 2 गिफ्ट तो इतनी दे सकते हो और दूसरा जितनी देर तक चाहो बात भी कर सकते हो। तो आप इन्हीं चक्करों में लगे रहो, दूसरे करने की कोई जरूरत है नहीं आपको। ठीक है, रोजगार वो सब बात की बात है, इन मुद्दों पे फंसाओ। सबसे अच्छा मेरे को शगुफ्ता जी यहाँ पर ये लग रहा है कि किसानों को इस बार भर भर के दिया गया है। ठीक है, लगातार जो हम देश में देख रहे थे किसानों को जो लगातार आंदोलन, विरोध प्रदर्शन ये सब चल रहा था, इस पर अब एक मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में मुझे रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से कपास की खेती, फिर यूरिया प्लांट की बात की गई है और उसमें फिर 5 लाख तक क्रेडिट बढ़ाई गई है, तो अब किसानों को सतर्क होने की जरूरत है। और जो किसान को जो एक रिमोट की तरह पीछे से यूज करा जा रहा था, उनके लिए भी सतर्क होने की जरूरत है कि सरकार का विरोध अब आसान नहीं होगा। सरकार का विरोध अब आसान नहीं होगा, किसानों का घर भी अब वीरान नहीं होगा। उपहारों से भर दिया किसानों को सरकार ने, अब भी अगर कोई विरोध करे तो वो किसान नहीं होगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, दिल को छू गई। अच्छा, एक और आप चीज कह रहे थे नीर जी की बिहार की बात कर रहे थे, अब बिहार को तोहफा मिला है बजट में। बिहार को तो मिलना जरूरी है क्योंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका एक अजीबोगरीबी रिकॉर्ड है। वो जितनी साल का उनका टोटल मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है, लगभग उतनी बार ही वो मुख्यमंत्री की शपथ भी ले चुके हैं। तो कभी भी यूटर्न ले सकते हैं, तो इसलिए सरकार की मजबूरी भी है कि उनको खुश रखे। और अभी तो देखिए आगे आगे हो सकते हैं तो बजट में और भी नई नई चीजें निकल सकती है, तो डर है नीतीश जी का। रवि जी, एक और 2-3 चीजें और बड़ी अच्छी सुनने को मिली हैं कि शहरी सैनिटाइजेशन एंड सीवरेज को सरकार ने कहा है कि इस बार इस बजट में बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। हर घर नल से जल पहुंचाने की कोशिश भी सरकार करेगी। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य सरकार ने इस बार रखा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए,
मैंने अभी डिबेट के पहले में एक लाइन बोला बड़ा अच्छा कि आप भारत के बजट को अमेरिका के बजट से या सिंगापुर के बजट से कंपेयर नहीं कर सकते। कारण ये है कि पहले बात तो इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, पहला। दूसरा, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जितने हमारे यहाँ लोग कुंभ में नहा लेते हैं उतने तो बड़े बड़े देशों की जनसंख्या नहीं है, पहली बात। तो वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तीसरी बात है कि देखिए मैं जहां तक देखा हूं अपने गांव में, मैं भी मेरा जन्म बिहार में हुआ, जमुई में। जी। और मैं अपने गांव नोनी को भी कंपेयर कर पाया, न्यूयॉर्क को भी कंपेयर कर पाया। तो मैंने क्या देखा कि 2010-11 तक हमारे गांव में बिजली थी नहीं। तो 11-12 से अभी तो खैर कम से कम बिजली आती भी है, बल्ब भी जलते हैं, पंखे भी चलते हैं, वॉशिंग मशीन भी चलता है। तो धीरे धीरे हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए पहले जो एयरपोर्ट्स की बातें की जाती है कि पहले पटना सिर्फ जाना, कि पटना का एयरपोर्ट बहुत छोटा है, इन्होंने पटना के एयरपोर्ट के विस्तार की बात की, पटना के एयरपोर्ट का विस्तार करेंगे। उसमें एक, क्योंकि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है डायरेक्ट डेवलपमेंट से, तो पटना के एयरपोर्ट्स को ये लोग अगर बढ़ाएंगे तो एयरपोर्ट बढ़ाएंगे किधर, ये क्यों रनवे बढ़ाने का कोई रास्ता है नहीं। तो ये लोग एयरपोर्ट टर्मिनल्स को बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, वेरी गुड। एक बात और है कि अभी भी मूलभूत सुविधाएं जो हैं ये हमारे वजह से ग्राउंड पे नहीं मिल रहा है। हम कहते हैं सरकार चोर है, चोरी करने का मौका अगर मिले मतलब तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच बिल्कुल पाते ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं। हम कहते हैं सरकार चोर है, ऐसा बोलते हैं। हालांकि मैं तो इस ये बजट बहुत अच्छा बजट है। मूलभूत सुविधाओं की जब हम बात करते हैं सर, तो पहुंचाने का क्या जरिया, वही पे मैं आ रहा हूँ। अगर खुले आम ठेकेदार पाइप छोड़ के चला जाए, रात में लोग पाइप लेके भाग जाएंगे। तो आप मूलभूत सुविधा, जब तक पब्लिक ईमानदार नहीं होगी, जितना बजट में पैसा लग रहा है, जितना आपके डेवलपमेंट में पैसा लग रहा है, उतना हो नहीं पा रहा है। सरकार तो अपना काम कर रही है, हमने कई बार देखा, लाइन बिछते हैं, अगले दिन लाइन गायब। तो ये नल जल योजना कौन बनाएगा? सरकार तो अपना एक बजट पेश कर दी। ये अगर कोई भी नुकसान है, कोई भी फायदा है, तो मोदी जी अपने साथ तो लेके नहीं जाएंगे, डेफिनेटली देश को देके जाएंगे। एक बात और है, देखिए इस बजट में ना इन्होंने एक बात कहा बिहार के लिए, आपने पर्यटन की बात की। आज इंडोनेशिया सिर्फ वो सी लॉक्ड कंट्री है। इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। तो इंडोनेशिया वगैरह इन्होंने क्या बुद्धिज्म को प्रमोट किया, थाईलैंड ने बुद्धिज्म को थोड़ा प्रमोट किया। हमारे पास इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि जो बुद्ध से रिलेटेड जितने भी जगह, जैसे बोध गया हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश में कुछ, तो इन जगहों को हम लोग डेवलप करते हैं और इन जगहों पे हम लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक और इसमें बहुत एक निशाना मारा इन्होंने कि हम मेडिकल्स वालों को बढ़ावा देंगे। तो मेडिकल्स कौन आएंगे? अफगानिस्तान के लोग आते हैं सबसे, उन लोगों को मेडिकल सुविधा नहीं। तो आप जाएंगे लाजपत नगर में, बहुत सारे लोग आके इलाज कराते हैं।